खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोविंद का राष्ट्रपति बनना अब तय है, तो दूसरी ओर मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद विपक्षी एकता का इम्तिहान भी शुरू हो गया है और यह खतरे में दिख रही। थर्ड फ्रंट की धुरी बन चुके नीतीश कुमार नहीं चाह रहे कि अब विपक्ष कोई अपना कैंडिडेट मैदान में उतारे। वो कोविंद की तारीफ कर उन्हें बधाई दे चुके हैं, तो लालू यादव की पूरी कोशिश है कि सबकी रजामंदी से कोविंद के नाम पर मुहर ना लगने पाए। उधर इस चुनाव में अपना फायदा ढूंढने वाली शिवसेना ने यह कहा है कि सिर्फ दलित वोट की खातिर कोविंद का चुनाव उन्हें मंजूर नहीं, क्योंकि देश को राष्ट्रपति चाहिए, रबर स्टैंप नहीं। यह बयान सुबह तक का था। अब शिवसेना ने अपना रुख क्लियर कर दिया है कि वो कोविंद की दावेदारी को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सबकी रजामंदी से हो पाएगा रामनाथ कोविंद का चुनाव, और नहीं तो विपक्ष के पास मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब है क्या? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। इन दिनों दिल्ली समेत पूरे मुल्क में सदारती इंतखाबात की चर्चा है। सदारती इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करके बीजेपी ने अपोजिशन की मुमकिना इत्तेहाद में फिलहाल दरार पैदा कर दी है। पार्लियामेंट से लेकर रियासतों तक फैली वोटर फहरिस्त और पार्टियों के गठजोड़ के मुताबिक एनडीए ने अपने उम्मीदवार की जीत तकरीबन यकीनी बना ली है। वहीं कुछ गैर एनडीए पार्टियों ने भी बीजेपी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को हिमायत देने का पहले ही इशारा दे दिया है। लेकिन इन सब के बीच सदारती इंतखाब हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए ये जंग सिर्फ हार जीत की नहीं है। 2019 में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए बीजेपी ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद के खिलाफ मजबूत रुझान के जरिए ठोस मुतबादिल ताकत बनने का भी ये एक बड़ा मौका है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए ने एक बार फिर अपोजिशन की मुमकिना हिकमत अमली को चैलेंज कर दिया है। बीजेपी सदर अमित शाह ने रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया तो उन्होंने कोविंद के दलित पस मंजर पर खास तौर पर जोर दिया। इसके कुछ ही देर बाद यूपी और बिहार समेत कई रियासतों के गैर एनडीए पार्टियों के कुछ अहम रहनुमाओं के दिलचस्प बयान आने शुरू हो गए। इनमें कुछ ने कोविंद को उम्मीदवार बनाने के बीजेपी के फैसले को अच्छा फैसला कहा, कुछ ने ये भी कहा कि अब कांग्रेस और अपोजिशन की तरफ से भी किसी दलित या कबायली को ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, तभी ये लड़ाई बाअसर हो सकेगी। ओडिशा के वजीर आला और बीजेडी लीडर नवीन पटनायक और तेलंगाना में टीआरएस ने अपोजिशन के उम्मीदवार का नाम सामने आने से पहले ही बीजेपी उम्मीदवार को हिमायत का ऐलान कर दिया है। यहाँ एक बात तो साफ हो गई है कि दलित उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ बीजेपी इंतखाबी जोड़ तोड़ में अपोजिशन से बहुत आगे हो चुकी है। और अब सवाल भी यही उठ रहा है कि अपोजिशन के पास एनडीए उम्मीदवार का क्या जवाब होगा, या अपोजिशन अब किस उम्मीदवार का ऐलान करेगी। इन सब के बीच इस वक्त सदारती उम्मीदवार की काबिलियत, कारकर्दगी या सियासी तजुर्बे पर बात नहीं हो रही है। सारी बहस दलित उम्मीदवार के इर्द गिर्द घूम रही है। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने तो साफ अल्फाज में कहा कि अपोजिशन की जानिब से अगर कोई दलित उम्मीदवार नहीं खड़ा किया गया तो उनकी पार्टी का कोविंद की उम्मीदवारी पर मुस्बत रुख रहेगा, यानी वो हिमायत करेंगी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार तो अपने सूबे के गवर्नर के सदर के ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने के हुक्मरान जमात के फैसले पर खुशी जाहिर कर चुके हैं। सवाल ये भी है कि क्या अपोजिशन अपनी सफों के कुछ बुनियादी रहनुमाओं के दबाव में आकर बीजेपी के दलित उम्मीदवार के सामने अपनी तरफ से भी एक दलित या कबायली तबके का उम्मीदवार ही उतारेगा, या इसका जोर किसी काबिल और तजुर्बेकार उम्मीदवार को तलाश करने पर होगा। बीजेपी की जानिब से रामनाथ कोविंद का नाम सामने आने के बाद अपोजिशन यकीनी भारी दबाव में है। वो दलित उम्मीदवार बमुकाबला दलित उम्मीदवार की अलामती जंग में उलझ जाए, या मोदी हुकूमत के मनफी सियासी इंतजामी पहलुओं और इक्तिसादी महाज की नाकामी को सामने लाकर एक ठोस और मुसलसल इख्तियारी हिकमत अमली को आगे बढ़ाए। सदारती इंतखाब में अपोजिशन उम्मीदवार की इंतखाबी हार तो तकरीबन यकीनी है, लेकिन सियासी रुझान के मामले में भी अगर अपोजिशन हारता है तो इसका असर 2019 की इंतखाबी तैयारी पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
और इसी मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद पूनावाला साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद निषाद साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन जेडीयू के, वो पटना से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, जो कि आज लेफ्ट पार्टियों का रुख रखेंगे, सीपीआई के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। रामेश्वर पांडे साहब सीनियर जर्नलिस्ट, यूपी में लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। सुदेश जी, अभी ताजा खबर थोड़ी देर पहले शिवसेना के बारे में आई है, इसलिए पहला सवाल उसी से रिलेटेड मैं पूछ लूं। शिवसेना का अभी तक इस पूरे मामले पर रुख यह था कि सिर्फ दलित वोट की खातिर रामनाथ कोविंद का चुनाव उन्हें मंजूर नहीं है। अब 4-5 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि शिवसेना का रुख बदल गया और शिवसेना ने रामनाथ कोविंद के नाम पर अपनी सहमति दे दी? क्योंकि आज सुबह से ये खबरें चल रही थी कि शिवसेना अगर ऐसा करेगी तो उसके लिए पहले डील करेगी, बात होगी, तभी बात आगे बढ़ेगी। समीर अब्बास साहब, कल भी हमने बोला था कि जो भी अपोजिशन पार्टी भी, एनडीए की बात तो छोड़िए, जो भी बोल रहे हैं वो नीजक रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कैसे रिएक्ट किया जाए। हमने इतने मजबूत उम्मीदवार को दिया और उसके बाद हमारा मानना था कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो कैंडिडेट्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे, उनके क्वालिटीज़ को जानेंगे, उनकी निष्पक्षता को जानेंगे और उनके कॉम्पिटेंस को जानेंगे, वैसे वैसे उनका अपोजिशन कम होता चला जाएगा। इसलिए आप देखिए बहुत से कॉर्नर से समर्थन आ रहे हैं रामनाथ कोविंद जी के लिए, ये बहुत खुशी की बात है। और सिर्फ ये बोल देना कि वो दलित है काफ़ी नहीं है। हालांकि बीजेपी दलित शोषित एम्पावरमेंट में विश्वास रखती है, पिछड़े वर्गों को बढ़ावा देने में विश्वास रखती है, ये सोशल एम्पावरमेंट है। लेकिन रामनाथ कोविंद जी अपने आप में बहुत कद्दावर नेता है, बहुत काबिल नेता है। 3 साल जब वो गवर्नर रहे बिहार के, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह कंडक्ट किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। देखिए नीतीश कुमार जो दूसरे पार्टी के, वो भी उनके बारे में अच्छी बात बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है तो निश्चित ही उस पद की गरिमा को और ऐड करेगा और हमें विश्वास है कि वो बहुत अच्छे राष्ट्रपति साबित होने वाले हैं। हाँ सुदेश जी, बहस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक सवाल मैं और आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि ये नाम जब सामने आया तो काफी लोग चौंक गए। बड़ा चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों ने तो ये तक लिख दिया कि भाई ये कौन है, ये तो अननोन सा कोई एक नेता आ गया, नाम सामने आ गया, ये तक हो गया। हालांकि अननोन किसी भी हाल में इनको माना नहीं जा सकता, रामनाथ कोविंद। लेकिन मेरा सवाल ये था कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, ये तमाम नाम आगे चल रहे थे। सबसे बड़ी ऐसी क्या काबिलियत आपको रामनाथ कोविंद में नजर आई कि आपकी पार्टी ने, एनडीए ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया? देखिए समीर अब्बास साहब, आपने जो भी नाम गिनाए वो नाम मीडिया ने जरूर चलाए, लेकिन कहीं भी पार्टी की तरफ से अधिकृत या इनफॉर्मली किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो ये नाम मीडिया में थे और निश्चित ही जब रामनाथ कोविंद जी का नाम आया तो हम लोग को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, आपको पता है, वो उसको मानना है कि जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक दलित शोषित और गरीब व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, तो इस पार्टी में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तो लोग बीजेपी में आते हैं, कि दूसरे पार्टी में संभव नहीं है। हर व्यक्ति हिंदुस्तान का जो गरीब के बारे में सोचता होगा, पिछड़ों के बारे में सोचता होगा, उसका सर फक्र से ऊंचा हो गया होगा इस चॉइस से। तो चॉइस तो ऐसा ही होना चाहिए और हमारे लीडरशिप ने जो डिसाइड किया ये काबिले तारीफ है। जी ठीक है। शहजाद पूनावाला साहब, आपका सर फख्र से ऊंचा हो रहा है ये नाम सुनकर या नहीं? जी, ऐसा है समीर भाई कि जो पत्रकारों के बारे में आप कह रहे थे, जिन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि इनको कोई जानता नहीं है, मैं उनके साथ तो नहीं हूं और शायद वो पत्रकार अपने आप को पत्रकार ना कहे तो बेहतर है, क्योंकि ये गवर्नर तो थे और इनके बारे में इन्होंने काफी कुछ किया है। तो ऐसे तो नहीं था कि ये कोई अनजान व्यक्ति थे। ये जरूर आप सोच सकते हैं कि इनसे ज्यादा कद्दावर कुछ लोग इनके ही दल में थे और कहीं और जगहों पर थे। तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इससे ज्यादा बेहतर व्यक्ति कोई हो सकता था। अब 2 सवाल पैदा होते हैं। हमें देखो, सरकार का विशेष अधिकार है कि वो एक नाम आगे करे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें जब मिले ये लोग बीजेपी के नेता, तो उन्होंने कहा कि हम आपको नाम बताने से पहले, देश को नाम बताने से पहले हम आपको बताएंगे ताकि सहमति के लिए एक राह बनाई जा सके।
और दूसरे विपक्षी दलों को भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने तब किसी नाम को डिस्क्लोज नहीं किया था, पर अचानक इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी में डिसीजन ले लिया और फिर देश के सामने ले आए, पर विपक्षी दलों से सहमति बनाने के लिए कोई बात नहीं की। तो एक तरफा ये एक डिसीजन था। पहली बात, एक तरफा सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं था, शिवसेना के लिए भी था, जिसने कहीं अपनी आपत्ति ऐतराज को दर्ज कराया और सुबह तक वो ऐतराज दर्ज करवा रहे थे कि ये रबर स्टैंप होंगे, ये कद्दावर नहीं है, ये सिर्फ एक कास्ट पॉलिटिक्स करी जा रही है। जहां तक बीजेपी की कमिटमेंट है दलित पॉलिटिक्स पे, तो मैं समझता हूं कि जो हरियाणा में बच्चों को कुत्ता कहते हैं, कुत्ते का बच्चा कहते हैं, ऊना में गुजरात में जो होता है, देश भर में दलितों के साथ जो अत्याचार होता है उस पर प्रधानमंत्री मौन रहते हैं, तो एक सिंबॉलिक किसी को बनाने से वो सारी चीजें खत्म नहीं होगी। पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा होना चाहिए था जिसमें कि सहमति बनाने के लिए सही कदम सरकार उठाती तो बेहतर होता। उन्होंने नहीं उठाया है। अब ये हमारा विशेष अधिकार है विपक्ष का कि हम 22 तारीख को मिले, हम लोग तय करें कि क्या ये कैंडिडेट देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि इनके बारे में कुछ रिपोर्टें आई हैं कि ये मुसलमानों के और क्रिश्चियंस के बारे में 2010 में इनकी क्या राय थी, ये इन्होंने क्या क्या कहा है, उन्होंने दूसरे लोगों के बारे में, उन्होंने बंगारू लक्ष्मण जैसे एक अपराधी को बचाने का काम किया था, ये सारी चीजें सामने आई हैं। हम लोग तय करेंगे 22 तारीख को और हम देश को हमारा फैसला बताएंगे। ठीक है। अमीर हैदर ज़ैदी साहब, लेफ्ट पार्टियों का क्या रुख है? क्यों आप लोग रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी के विरोध में खड़े हैं और आप लोगों का यह मानना है कि विपक्ष को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, सर्वसम्मति से नहीं चुने जाने चाहिए रामनाथ कोविंद? हम नहीं खड़े हुए किसी के ना पक्ष में ना विपक्ष में। हाँ, सरकार, हम चाहते थे सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार आए, बीजेपी वाले साथ आए थे, हमारी 18 पार्टियों का एक मोर्चा बना, उसमें तय हुआ था कि सर्वसम्मति से कोई उम्मीदवार आना चाहिए। हाँ। लेकिन ये आए, इन्होंने नाम नहीं बताया और ये कह के चले गए जी हम कोई नाम सुझाएंगे। अगर इन्हें सर्वसम्मति से उम्मीदवार लाना था तो पहले ये नाम विपक्ष को बताते, 2-3 नाम देते, उस पर चर्चा होती, किसी एक नाम पे सहमति जरूर बनती। लेकिन इन्होंने सर्वसम्मति से करना ही नहीं था। इन्होंने बीजेपी को जो बड़प्पन दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया, बल्कि जो इनकी ईगो सामने आई है वो इन्होंने ये दिखाई कि हम तो अपना उम्मीदवार दे रहे हैं, आपको जो करना है वो करिए। अब ये विपक्ष जिस उम्मीदवार का नाम सामने किया गया, आप ये भी तो देखिए उसकी बेदाग छवि है, 16 साल का वकालत का एक्सपीरियंस है, 2 टर्म उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर व्यतीत किया है, तो कुल मिलाकर उनका एक्सपीरियंस एक बेदाग छवि, निष्पक्ष नेता की एक छवि रही है। तो उसमें ऐतराज क्या है? आप मैं व्यक्ति विशेष पे डिबेट नहीं करना चाहता, उनकी क्या छवि है क्या नहीं, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। सरकार को एक बड़प्पन दिखाना चाहिए था जब विपक्ष ये कह रहा था कि जी हम सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार चुन सकते हैं, आप हमें 3-4 नामों को कुछ बताइए। और सोनिया जी को उसके लिए अधिकृत किया भी गया था कि सोनिया उनसे, और एक कमेटी भी बनाई गई थी कि आप उस कमेटी के सामने लाइए, वो करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। अब ये दलित कार्ड खेलना चाहते हैं। क्या दलित, इनके जो दामन पे रोहित वेमुला के खून के धब्बे लगे हुए हैं, क्या वो इस नाम से धुल जाएंगे? क्या सहारनपुर के दंगे इस नाम से धुल जाएंगे? क्या कल से दलितों के भी अच्छे दिन आ जाएंगे, उन्हें नाश्ते के अंदर काजू बादाम पिस्ता मिलना शुरू हो जाएगा? क्या जो गौ रक्षक दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर जो घर जलाए गए हैं, वो जलने बंद हो जाएंगे? सिर्फ ऐसा नहीं है, एक नाम को आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होता, पूरी मानसिक सोच के ऊपर बात है। विपक्ष चाहता है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो सर्वमान्य होना चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक है। एक सुदेश वर्मा जी, मैं चाहता हूं कि इसका आप जवाब दे दीजिए, तब मैं अरविंद निषाद साहब के पास जाऊं। ये गुंजाइश क्यों खत्म कर दी गई आपकी पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, कि सर्वसम्मति से, सबकी रजामंदी से किसी एक नाम पर सहमति बन जाए? समीर अब्बास साहब, पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला और जो लेफ्ट के प्रवक्ता ने बोला, हम उससे सहमत नहीं है कि बीजेपी एंटी दलित कहीं से भी है। बीजेपी, अगर आप रिप्रेजेंटेशन देख लें तो पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दलितों का अगर है तो बीजेपी में है। ये पार्टी एंटी दलित हो ही नहीं सकती। ये जिसकी सोच है वो अपने सोच को करेक्ट कर ले। अब मैं आता हूँ आपके मुख्य मुद्दे पर कि कंसेंसस की बात। आप बताइए समीर अब्बास साहब, क्या व्यक्ति इंपॉर्टेंट है कि उसका गुण इंपॉर्टेंट है?
काम इंपॉर्टेंट है कि नाम इंपॉर्टेंट है? मोदी जी इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी का काम इंपॉर्टेंट है? मोदी जी को देश की जनता ने वोट दिया, उनके काम के कारण वोट दिया, उनमें आशा देखा तो वोट दिया। इनसे जब बात किया गया, हमारे कमेटी के मेंबर्स ने बात की, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि वो कद्दावर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाला होना चाहिए, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राष्ट्रपति पद के डिग्निटी को मेंटेन करे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, और ये भी बोला बीजेपी का नहीं होना चाहिए। ये सारे क्वालिटीज उनमें हैं। वो गवर्नर थे, बीजेपी के नहीं हैं। 3 साल पहले बीजेपी के थे, वो 3 साल से गवर्नर हैं। इतना न्यूट्रल व्यक्ति, इतना लिबरल व्यक्ति, जो मोरारजी देसाई के सेक्रेटरी थे, इनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस नाम से? इसलिए कि बीजेपी ने एक दलित नेता को प्रोजेक्ट कर दिया तो आप इसको दलित कार्ड बोल रहे हैं। अगर आप कर देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। अरे इनके काम को देखिए भाई साहब। शहजाद मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन पहले अरविंद निषाद साहब वो तो मुस्कुराते ही रहते हैं। रामनाथ कोविंद का नाम सामने आने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार का रुख नजर आ रहा है, जिस तरह से वो खुश नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उनके पर्सनल टर्म्स रामनाथ कोविंद के साथ काफी अच्छे हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार बधाई दे रहे हैं उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर, क्या यह बिल्कुल तय माना जाए कि जेडीयू उनकी उम्मीदवारी के साथ खड़ी है? देखिए, इस विषय पर कल हमारी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक में यह राय बनाया जाएगा कि हमको क्या करना है, हमारी पार्टी का क्या निर्णय होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों से बिहार में रामनाथ कोविंद साहब राज्यपाल की भूमिका में काम कर रहे हैं, और पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार से विवाद से परे इनका कार्यकाल रहा है, किसी प्रकार से कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है, और राजभवन का जो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जो कार्य करने का अपना एकाधिकार है, उस एकाधिकार के माध्यम से बिहार के राज्यपाल के पद की भूमिका के साथ उन्होंने ईमानदारी पूर्वक काम किया है। इस आधार पर मुख्यमंत्री जी ने इनका नाम चयन होने के बाद उनसे मिले और अपना सम्मान प्रकट किया, और यह बिहार के लिए प्रसन्नता का विषय है कि बिहार में काम करने वाला हमारा राज्यपाल इस देश का राष्ट्रपति होने जा रहा है। इसलिए बिहार के लिए यानी अरविंद निषाद साहब, आप जिस तरह से तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी का जो मकसद था कि विपक्ष की एकता में फूट पड़ जाए, वो फूट पड़ चुकी है। लालू यादव कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। लालू यादव तो इस उम्मीदवारी के सख्त खिलाफ हैं। देखिए हमारी पार्टी और हमारे नेता ऐसे कई निर्णयों को सामने ला चुके हैं देश में, जिससे विपक्षी पार्टी या केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा उसको अलग दृष्टि से देखने का काम करते रही है। जैसे एक नहीं अनेक उदाहरण मैं दूं। अचानक प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। नहीं, वो सब बातें ठीक है अरविंद निषाद साहब, लेकिन यहाँ तो आपको सीधे सीधे किसी एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा ना। आपको सीधे सीधे किसी एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। या तो आप बीजेपी के साथ हैं या फिर आप विपक्षी एकता के साथ हैं। आप किधर हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए कल हमारी पार्टी की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के बाद ही हम आपको विशेष तौर पर बता पाएंगे कि हमारी पार्टी का अधिकृत रूप से क्या मानना है और क्या हम किसको समर्थन करेंगे। लेकिन रामनाथ कोविंद साहब पिछले 2 वर्षों से बिहार में अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, और इस आधार पर बिहार में जो उनका कामकाज रहा है और कामकाज के आधार पर बिहार ने जो जिस आधार पर उनका नाम आया, उस आधार पर हमारे यहाँ जो परसेप्शन बना है, उस परसेप्शन के आधार पर हमारी पार्टी ने इनके मनोनयन का स्वागत किया है। ठीक है, स्वागत किया आपने। इसलिए हम बहुत ज्यादा इस बात को लेकर शंका आशंका में नहीं है कि कल आपकी मीटिंग में क्या होने वाला है, किस नाम पर सहमति बनने वाली है। हमारे साथ रामेश्वर पांडे साहब मौजूद हैं, लखनऊ से सीनियर जर्नलिस्ट। पांडे साहब, आपको क्या लगता है रामनाथ कोविंद का नाम सामने आने के बाद क्या माना जाए पॉलिटिकली? इस फैसले को आप किस तरह से देखेंगे? क्या 2019 की तैयारी साफ नजर आती है?
जी हाँ, ये रामनाथ कोविंद को का नाम आया है, उसको तीन तरीके से देखा जा सकता है। जी मैं कह रहा हूँ, पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे नाम की जरूरत थी जिस पर पार्टी के भीतर भी कोई दिक्कत न हो। तमाम नाम उठने लगे थे, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर खुद पार्टी के भीतर। दूसरा, एक ऐसे नाम की जरूरत थी कि विपक्ष के पास कोई जवाब न हो उसका। और तीसरा, जो कहा जा रहा है कि कुछ बड़े नाम आगे बढ़ाए जा रहे थे, उसको प्रकारांतर से किनारे कर देना, खामोश कर देना। देखिए, रामनाथ कोविंद का आना, अब वो दौर गए और वो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। जब राजेंद्र प्रसाद हो, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपतियों की एक लंबी परंपरा रही, तो राजनीति का वो स्तर भी नहीं है। अब केंद्र की किसी सत्तारूढ़ पार्टी को पिछले 2 दशक से 3 दशक देखा जा रहा है, केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी जो बहुमत में हो, उसे एक लो प्रोफाइल राष्ट्रपति की जरूरत होती है। कोविंद साहब एक लो प्रोफाइल नेता है, कभी चुनाव नहीं जीत पाए, राज्यसभा में रहे, इनका कोई योगदान नहीं समझ में आता है, बिहार में भी रहे तो कोई टकराव नहीं, लो प्रोफाइल नेता रहे। जब ये प्रवक्ता थे तो भी बहुत चर्चित प्रवक्ता नहीं रहे हैं। और तो अब इन पर कोई आरोप नहीं है, आरोप इसलिए भी नहीं है क्योंकि लो प्रोफाइल, वैसे सोशल मीडिया में तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। दलित चेहरा सामने आने के बाद मायावती को मजबूरी थी मायावती की समर्थन करना, और इस शर्त के साथ कि कोई दलित चेहरा विपक्ष ले आए। जिस विपक्षी एकता की बात आप कर रहे हैं वो विपक्षी एकता है ही नहीं, तो उसकी परीक्षा भी नहीं होनी है, क्योंकि विपक्ष कभी एक हुआ ही नहीं। और विपक्ष एनडीए के सामने विपक्ष हमेशा पीछे से चलता है। अगर विपक्ष ने, ये कौन उम्मीद कर रहा है कि बहुमत की एक केंद्र की पार्टी वो आपसे आम सहमत के लिए कहीं जाएगी, जबकि पता है कि अलग अलग स्वर है, ममता के अलग स्वर है, वामपंथियों के अलग स्वर हैं। आप एक कॉमन नेम सामने ला देते तो, और ये ऐसा आम सहमत, आप अतीत में भी देखें तो आम सहमत नहीं हो पाए हैं। आम सहमत के लिए अंततः शहजाद इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? पसंद रामेश्वर पांडे जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विपक्षी एकता जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो तो है ही नहीं, सब अलग अलग विचार रखते हैं। ऐसे में मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब आप कैसे देंगे? क्या होगा जवाब? ये एक बड़ा सवाल है। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर समीर भाई, ये जी मैं पांडे जी आता हूं, आपके पास आता हूं। शहजाद जी, ये सच बात है कि अलग अलग दल है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। हाँ। और आज हमारे देश के सामने एक संकट है जिसका नाम है वो फैसिस्ट फोर्सेस, जो देश की जो आत्मा है इसको खत्म करना चाह रही है। अब इस मुद्दे पर एकजुटता बनती नजर आ रही। किसानों के मामले पर एकजुटता बनी, जमीन अधिग्रहण मामले पे एकजुटता बनी, जो हमला मीडिया के एक अंग पे हुआ उस पे एकजुटता बनी। तो धीरे धीरे करके इस विपक्षी एकता को बनाया जा रहा है, ऐसे नहीं कि ओवरनाइट बन जाएगी। 22 तारीख तक का इंतजार कीजिए, मुझे लगता है 22 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा कि विपक्षी एकता बन रही है या नहीं बन रही है। नीतीश कुमार का क्या करेंगे? 22 तारीख नीतीश तक कुमार तो एक तरह से सपोर्ट ही कर रहे हैं, उनको कैसे बनाएंगे? देखिए, नीतीश जी का व्यक्तिगत अनुभव रहा है कोविंद जी के साथ। मुझे याद है कोविंद जी को जब गवर्नर बनाया गया था तो नीतीश जी ने बतौर मुख्यमंत्री शायद ये वहाँ पे मतलब एक बात भी रखी थी जो ज़्यादा उनको पसंद नहीं आई थी कोविंद जी को बनाया गया था तब। पर ठीक है, एक व्यक्तिगत अनुभव आता है, उनके भी अनुभव को कल जो पार्टी में फैसला करेंगे उसके ऊपर हम लोग भी गंभीरता से सोचेंगे, उनकी बात सुनेंगे और फिर एक सामूहिक निर्णय करेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम देखिए, हम बीजेपी नहीं है कि हम अपनी विचारधारा को सब पे थोपेंगे, हम सबको साथ में लेके चलेंगे। बीजेपी ने तो शिवसेना की भी बात नहीं सुनी, हम तो अपने घटक दलों की बात सुनेंगे।
ठीक है सुदेश वर्मा जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए फिर मैं ब्रेक ले लूं, क्योंकि आज ये खबर बड़ी जोर शोर से हर तरफ चली कि 177 करोड़ की संपत्ति इनकम टैक्स ने जब्त कर ली लालू यादव के परिवार की। तो कहीं ना कहीं बात ये हो रही थी कि भाई बीजेपी वाले जो हैं वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लालू यादव को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आए नहीं, इसलिए ये नतीजा तो उन्हें भुगत नहीं था। समीर अब्बास साहब, कभी सीबीआई रेड होगा जी, कभी इनकम टैक्स रेड होगा, ये सीबीआई और इनकम टैक्स जाने क्यों कर रही है? हर चीज को राजनीति से देखने का प्रयास क्यों करते हैं? और देश में कानून व्यवस्था है, देश में आपको पता है सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशरी है, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलती नहीं, लेकिन सीबीआई और इनकम टैक्स को आजकल सारे विपक्ष के नेताओं में ही खामियां नजर आ रही है ना, उन्हीं का भ्रष्टाचार दिख रहा है बस। देखिए ये इन्होंने जब सिन किया है तो सिन कैच करने में थोड़ा वक्त लगता है ना। जो गलती किया है तो उसको सजा मिलेगी, नहीं गलती की है तो बिल्कुल बरी हो जाएंगे नाबाद, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों इतनी परेशानी हो रही है? इसको कहीं से राजनीति से न लिंक किया जाए। हमारे पास नंबर्स हैं, उसके बाद भी हमने समिति बनाने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि ये बहुत गरिमा वाला पद है। कभी आज तक 3 मेंबर कमेटी कोई स्ट्रक्चर्ड वे में किसी अपोजिशन पार्टी से बात नहीं की, इनफॉर्मली बात होता था। इस पहली बार स्ट्रक्चर्ड तरीके से बात हुआ, इनसे क्वालिटीज की बात की गई। नहीं, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी से जब आप बात कर रहे थे तब तो आप कोई नाम लेके गए ही नहीं थे। बताइए ये कितना नेगेटिव मतलब मुलाकात तो आपने बिना नाम के कर ली, यही तो जैदी साहब कह रहे थे। क्वालिटीज जानना चाहते थे सर। नाम महत्व नहीं रखता समीर अब्बास साहब, क्वालिटीज महत्व रखता है इंडिविजुअल का। और इनके पास तो कुछ बोलने के लिए नहीं है, नेगेटिव पॉलिटिक्स है। नाम का कोई महत्व नहीं है, क्वालिटीज देखिए। उनकी क्वालिटी हम नहीं गिनाना चाहते, लेकिन इतना बता दें कि उन्होंने अभी जब गवर्नर बनने से पहले नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि मुसलमान और क्रिश्चियन जो है वो एलियन है, यहाँ के नागरिक नहीं है। उसको लेकर तो उनकी क्वालिटी में नहीं गिनाना चाहता, उनकी क्वालिटी क्या है। मैंने कहा मैं व्यक्ति पे डिबेट नहीं करना चाहता, और व्यक्ति पे डिबेट करूं तो नोएडा से जाने कितने लूज फोन निकाल के दिखा दूं, लेकिन वहाँ डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। हम चाहते थे कि एक ऐसा उम्मीदवार चुना जाए जिसपे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हो, और हम उसका वेट कर रहे थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। करप्शन का कोई इनके ऊपर एलिगेशन है क्या? किसी का जमीन लालू यादव के पीछे, तो इससे आपका समर्थन नहीं जुटा सकते। आपके पास आंकड़े नहीं है, आप ये मान लीजिए आपके पास आंकड़े नहीं है, आपका उम्मीदवार हारने जा रहा है। और रही विपक्षी एकता की बात, विपक्ष में कई दरार नजर नहीं आ रही है, दरार नजर आ रही है तो एनडीए में नीतीश कुमार ने कहीं नहीं कहा कि हम समर्थन करने जा रहे हैं, ना मायावती जी ने कहा है। मायावती का अगर समर्थन चाहिए तो फिर बदले में कोई दूसरा दलित चेहरा ही उतारना पड़ेगा। जब उम्मीदवार सामने आ जाएगा उस पर समर्थन नहीं देंगे तब अलग माना जाएगा। लेकिन मायावती या नीतीश कुमार इस समय यूपीए के साथ हैं, एनडीए में नजर आ रही है, ये दिख रही है जो नहीं दिखाई जा रही। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस इसी सवाल पर हम आएंगे। ये बात हो रही है कि दलित चेहरे को आगे करके नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है, इसलिए सारी पार्टियों के सामने, अब विपक्षी पार्टियों के सामने दिक्कत यह हो गई कि अगर वो उनकी उम्मीदवारी का विरोध करती हैं तो कहीं एंटी दलित तो नहीं कहलाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी सवाल के साथ दूसरे सेगमेंट की डिबेट स्टार्ट करूंगा, फौरन होते हैं हाजिर। तो राष्ट्रपति चुनाव पर नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक का विपक्ष के पास आखिर जवाब क्या है, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश वर्मा साहब, एक आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि रोहित वेमुला से लेकर इस तरह से दलितों की पिटाई हुई, उसके बाद सहारनपुर इंसिडेंट, एक माहौल आपकी पार्टी के खिलाफ का गुस्सा जिस तरह से आया उसके बाद बन रहा था, और इसलिए एक दलित चेहरे को आगे करके एक वर्ड यूज किया जाता है पॉलिटिकल टोकनिज्म, तो वो आपने दरअसल किया है और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए समीर अब्बास साहब, आप मीडिया के हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं, अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज भी कर सकती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आपको पता है कि इन लोगों ने, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार से घबरा गए हैं। घबरा क्यों गए? अगर हम काम नहीं करते तो ये बहुत खुश होते। ये घबरा इसलिए गए कि हम काम कर रहे हैं,
और इन्हें पता है कि ये सरकार लोगों के हृदय में अपना स्थान बना चुकी है। तो इन्होंने एक वेमुला टाइप का इंसिडेंट सारे कैंपस में शुरू किया। वेमुला का तो ये भी पता लगा कि वो शेड्यूल कास्ट का भी नहीं था, प्रूवन फैक्ट है, ये कमिटी ने पूरा प्रूव किया, उस पर कोई नहीं जाता। हर जगह ये गंडगोल बोलते हैं ना, वो क्रिएट करते हैं। अब इन्होंने फार्मर्स स्टेट में भी देखिए कैसे कांग्रेसी इन्वॉल्व हुए, तरह तरह के प्रयास ये कर रहे हैं कैसे हमें बदनाम मतलब कर पाए। ये सारी प्रॉब्लम्स कांग्रेस के देन है, आप ये कह रहे हैं। मालूम है किसानों ने इन्हीं डिवीजन के कारण, इन्हीं डिवीजन के कारण कांग्रेस और अपोजिशन की समीर अब्बास साहब यही डिवीजन के कारण आपको पता होगा दलित और मुस्लिम को हिंदू से लड़ा के इन्होंने सत्ता में 50 साल तक राज किया है, इसी डिवीजन के कारण। और इस डिवीजन को ये सोच रहे हैं फिर वही कार्ड इनका चलेगा, अब नहीं चलने वाला। घिसक गई है धरती इनके पैर तले, इनको पता भी नहीं है। ठीक है, शहजाद पूनावाला इसका जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद पूनावाला, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पॉलिटिकल टोकनिज्म जिसका अब आरोप लग रहा है वो तो बरसों से होता आया है, आपके जमाने में भी हुआ है और कांग्रेस ने भी बखूबी किया है। जब सिखों पर अत्याचार हो तो ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, तो अब दलितों पर अत्याचार, तो एक दलित को आगे किया जा रहा है, तो इतना बुरा क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? तो आप ये मान रहे हैं कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है, ये आप बुनियादी बात मान रहे हैं। और देश में आज आप देखिए दलितों के खिलाफ अत्याचार 20% बढ़ चुकी है पूरे देश में। उनके लिए दिया जाने वाला SC/ST बजट की घटौती की गई है पूरे देश में। अगर आप देखें एक बार नज़र फिरा के, सहारनपुर दंगे कहीं हो रहे हैं, हरियाणा में कहीं पे आप अत्याचार हो रहा है, कहीं पे गुजरात पे उनको मारा जा रहा है। इसके अलावा RSS की जो मानसिकता है, उन्होंने आज तक दलित को सरसंघचालक नहीं बनाया है। उल्टा वो कहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को हटा के मनुस्मृति लाई जाए जो दलितों के खिलाफ है। कांग्रेस सर, बाबा साहब अम्बेडकर के 5 धाम को हमने स्टैब्लिश किया है। आप तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से घृणा करते थे, उनको लोकसभा तक में नहीं पहुंचने दिया, आपने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था। आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम डाले अपवित्र मुंह से अपने। मैं आपको सवाल पूछता हूं समीर साहब जी, राष्ट्रपति जो होता है 5 धाम हमने एस्टैब्लिश किया है, आप सत्ता में थे, आपने कभी नहीं सोचा। ठीक है, उनको अपनी बात रख लेने इंदिरा गांधी से फुर्सत ही नहीं मिला। तो यानी रामनाथ कोविंद इसलिए आपको नापसंद है क्योंकि वो संघ से जुड़े रहे हैं। मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दो। सुदेश जी को बोलो मर्यादा रखे, मर्यादा रखे डिबेट जी। अरे मर्यादा आप रखिए समीर साहब, सच तो बोलिए। मैं इनसे पूछता हूं सवाल। हाँ, राष्ट्रपति बनाना एक सिंबल के लिए बहुत आसान चीज है। इनसे पूछिए कि अगर ये सही में मानते हैं कि इनका उद्धार होना चाहिए, जैसे हमने सिख प्रधानमंत्री दिया, ये हम पे आरोप लगाते हैं हमने सिख प्रधानमंत्री दिया, सिख को मुख्यमंत्री बनाया, क्या ये दलित को बनाएंगे प्रधानमंत्री? RSS का सरसंघचालक नहीं बना सकते, RSS का सरसंघचालक बना दो। अरे क्या आप सोनिया गांधी को उतारेंगे, किसी मुसलमान को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे? ये बताइए। सोनिया गांधी को गद्दी से उतारिए, एक मुसलमान या दलित को बनाइए। आप मौलाना आजाद थे भाई, क्या बात करते हैं आप? मौलाना आजाद कौन थे? हमारे यहाँ तो कोई भी बन सकता है। मौलाना आजाद कौन थे? हमारे यहाँ तो कोई भी बन सकता है। अरे हमारे यहाँ ये किसी की कपौती नहीं होती, रॉयल फैमिली में रहने का जरूरत नहीं है, या तो रॉयल फैमिली में पैदा लीजिए या शादी करिए, तीसरा कोई तरीका है? बताइए। क्या बात करते हैं साहब, आपको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। हम तो गर्व से बनाते, सभी लोगों को बनाते। अरे वो एक से एक्सेप्शन थे, उसके बाद भी उनको बेइज्जत करके निकाल दिया आपने। आपने तो अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी थी, PV नरसिम्हा राव की, क्योंकि आपकी बात नहीं सुन रहे थे। तो नहीं सुदेश जी, हम राष्ट्रपति चुनावों की बात करें ना, तो कांग्रेस ने भी तो प्रतिभा पाटिल को बनाई था ना, अडवाणी जी देश को पहली महिला राष्ट्रपति दिया ना। वाजपेयी जी को कहां कह रहे हो? अडवाणी जी के ऊपर तो केस कर दिया आपने। हाँ ठीक है, अमीर हैदर जैदी साहब, लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि आप विपक्ष को एकजुट कैसे करेंगे? हमने देश के कद्दावर कोविंद के खिलाफ अगर किसी उम्मीदवार को आप उतारेंगे, जैसा कि नाम आगे चल रहा है मीरा कुमार का, क्योंकि मायावती को अगर आपको साथ लाना है तो एक दलित कैंडिडेट को ही आगे करना पड़ेगा, यह दिक्कत है क्या? और साथ ही साथ इस बात का खतरा भी कि कहीं एक दलित उम्मीदवार के खिलाफ अगर आप लोग अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो दलित विरोधी ना कहलाएं।
तो क्या एक पक्ष, एक आदमी का विरोध करना या उसके सामने खड़ा करना ये दलित विरोधी कहलाता है? अब अगर दलित, हमने पहले से कहा हम व्यक्ति विशेष पे बात ही नहीं कर रहे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है चाहे किसी दलित नेता का चुनाव हो रहा है जी। अगर दलित नेता का चुनाव हो रहा है तो दलित लोग मिलके चुने। ये तो राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। हाँ। जिसमें तमाम जातियां के लोग रहते हैं, तमाम संस्कृति के लोग रहते हैं, तमाम विचारों के मानने वाले रहते हैं। हाँ। विभिन्न विचारधारा यहाँ देश के अंदर मौजूद है। उस देश के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्या वो संविधान की रक्षा करे। अब ऐसे आदमी के चुनाव करने के लिए सहमति जरूरी थी, सर्वसम्मति जरूरी थी। अब सुधांशु जी, मेरे ये कहना चाहिए, जो बैठे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, ये कह रहे हैं, कहना चाहिए सुदेश जी कि साहब कांग्रेस ने ऐसा किया। कांग्रेस ने क्या किया वो आप भी करेंगे। आप तो कुछ अलग हटके राजनीति करने आए थे कि हम तो ये करने आए थे। क्या कांग्रेस मुसलमान को बनाएगी, इसे बनाएगी? अब आपसे सवाल कर लिया जाए, कल को अमित शाह को हटा के क्या मुसलमान को किसी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाओगे? नहीं बना सकते आप। क्या मुसलमान को कहना चाहिए दलित को आप प्रधानमंत्री प्रपोज करोगे? नहीं कर सकते। किसी सूबे का मुख्यमंत्री भी प्रपोज नहीं कर सकते। आपने बोला था भाई साहब, तो आप कहना चाहिए इस बात को रहने दीजिए। बात सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव की थी। इस पद पे ऐसा आदमी आना चाहिए था जो सब विचारधाराओं के लिए माननीय होता, और विपक्ष इस पे सहमति जता रहा था। लेकिन आप तो बिल्कुल फासिज्म लेके बैठे हैं कि हम जो कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करोगे तो हम ऐसे मनवा लेंगे। तो ये तो 22 तारीख के बाद पता चलेगा कि आपका उम्मीदवार हार रहा है या जीत रहा है। इनसे पूछिए कि तब डॉक्टर घड़ियाली आंसू नहीं है। आप सुन लीजिए, मैं आंसू नहीं बहाता हूँ, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, सुन लीजिए। लेकिन आप मुझे बता दें 22 जून की मीटिंग में क्या होने वाला है ये तो जान लीजिए ना। समीर अब्बास भाई, एक लास्ट सवाल मैं कल, सुन लीजिए, सारी वामपंथी पार्टियां सपोर्ट करेंगी। आप कल से ये बताइए कि क्या कल से दलितों के अच्छे दिन आ जाएंगे? दलितों पे अत्याचार बंद हो जाएगा? दलितों के घर जलने बंद हो जाएंगे? रोहित वेमुला की हत्या बंद हो जाएगी? दलितों की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? वो नहीं होगा। सिर्फ नाम के लिए आप दलित का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो दलितों में सबसे कम जाति इसके बारे में मिलकर काम करते हैं ना। तो कोई नहीं मिलकर काम करते हैं। पूरे देश के अंदर हमारे साथ मिलकर काम करिए, कहलाते ना, साथ मिटाते हैं इन कुरीतियों को। यहाँ लेफ्ट और राइट का कोई चक्कर नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं, दलित नेता का चुनाव कर रहे हैं। को मीटिंग बुलाई गई है। दलित आप कह रहे हैं। अरविंद निषाद साहब, 22 जून को मीटिंग बुलाई गई है सोनिया गांधी की तरफ से, और 17 विपक्षी नेताओं को खुद उन्होंने फोन किया है। ये बता दीजिए कि नीतीश कुमार साहब आ रहे हैं इस मीटिंग में या नहीं, या पिछली बार की तरह ही जब राष्ट्रपति मुद्दे पर चर्चा हुई थी तो शरद यादव ने पक्ष रखा था जेडीयू का, वही होगा? देखिए, कल हमारी पार्टी की जो महत्वपूर्ण बैठक है, उस महत्वपूर्ण बैठक में जो निर्णय होगा, उस निर्णय के आधार पर आगे की जो रणनीतियां तय होगी, उसी के आधार पर 22 तारीख के मीटिंग के बारे में हम कोई आपको उचित जवाब दे पाएंगे। इसलिए अभी ज़्यादा कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए कल हमारी पार्टी की जो बैठक है, उस बैठक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई ना। एक तरफ लालू यादव के घर पर छापे पड़ रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में उनकी संपत्तियां जब्त कर रहा है। लालू यादव कह रहे हैं कि बदले की पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, और आप बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लालू यादव के साथ नहीं खड़े हैं वो जो कह रहे हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है बिहार में। देखिए ये समीर साहब, ये आपका मत हो सकता है कि फलां पार्टी के साथ खड़ा है। मैं ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कई ऐसे अच्छे निर्णय केंद्र सरकार के, चाहे वो यूपीए सरकार का निर्णय हो या एनडीए सरकार का निर्णय हो, हर ऐसे अच्छे निर्णयों के साथ हमारी पार्टी और हमारे नेता केंद्र सरकार की नीतियों के साथ खड़ा रहने का काम किया है और उसको समर्थन देने का काम किया है। पिछले 2 वर्षों से बिहार के राज्यपाल ने जिस प्रकार से बिहार में राज्यपाल की भूमिका के साथ उन्होंने ईमानदारी पूर्वक काम किया है, उसके साथ जस्टिस किया है, इस आधार पर उनकी जो छवि रही है, उनकी जो कार्य करने की शैली रही है, उस आधार पर हमारी पार्टी ने इनके नॉमिनेशन का स्वागत किया है। और कल हमारी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है। कल की बैठक के बाद ही हम आगे की कोई बात करेंगे।
ठीक है शहजाद, एक पॉइंट कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद मुझे रामेश्वर पांडे साहब के पास जाना है। जल्दी से अगर आप 10 सेकंड में अपनी 30 सेकंड में अपनी बात कह पाए। निशात साहब कह रहे हैं कि राजभवन को कभी भी पॉलिटिक्स का अड्डा नहीं बनने दिया कोविंद साहब ने, इस क्वालिटी को समझिए। नहीं, वो बहुत सारी उनकी क्वालिटीज होंगी, उसमें मैं एक और गिनाना चाह रहा हूं। हमने कहा था कि संविधान का संरक्षण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। शिवसेना ने भाजपा से कहा था कि आरएसएस के मुखिया को बना दो। भाजपा ने आरएसएस के मुखिया को ना बनाते हुए, इस नाम को आगे करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है आरएसएस के मुखिया के खिलाफ कि वो संरक्षण नहीं कर सकते संविधान का। आप समझिए बात को। उन्होंने, भाजपा ने आरएसएस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है कि शिवसेना ने जो नाम आगे किया था उसको हम नहीं मानते कि संरक्षण कर सकता है संविधान का, और इसीलिए जो विपक्षियों की जो क्वालिटी की मांग है, तो उसको देखते हुए हम कोविंद साहब का नाम आगे करते हैं। हम जो है आरएसएस के अध्यक्ष के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है अविश्वास प्रस्ताव अडवाणी जी और बाकी के जो नेता है उन पर किया गया है, उस पर ज्यादा गौर करने की बात है। सुदेश जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुनकर। तो शिवसेना ने नाम आगे किया था, हमने तो नाम दिया था। ये बताइए आखिर में वो तो कि आप क्या चाहिए, कोई शक और शुबा होना चाहिए क्या? क्योंकि विपक्षी एकता जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी आपके सामने है, वो टूटती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या किसी को शक और शुबा होना चाहिए इस देश को कि रामनाथ कोविंद ही अगले महामहिम होंगे? समीर अब्बास साहब, समीर अब्बास साहब, मैं आपको बहुत दावे के साथ बता रहा हूं, समीर ये मान कर चलिए, कोविंद जी को जितना ज्यादा जानेंगे कुछ आग्रह है मेरा, मेरी बात सुन लें। पहली बात जी पांडे जी बोलिए। जो विपक्षी एकता है ही नहीं, और विपक्षी एकता का कोई पृष्ठभूमि नहीं बन रही। क्या ममता बनर्जी और वामपंथी एक साथ सोच पाएंगे, बैठ पाएंगे? विपक्षी एकता होती तो स्वरूप दिखाई पड़ता। दूसरा ये मान के चलिए कि अब मैंने कहा कि हमारे संविधान और पांडे जी समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा? आप लखनऊ में बैठे हैं, अगर बता पाए। समाजवादी पार्टी ने तो मान लिया, मुलायम ने कह दिया, समर्थन दे दिया है। अब अखिलेश कुछ कहें, अखिलेश और राहुल गांधी आपस में तय कर लें कि वो क्या करेंगे, लेकिन मुलायम ने तो कह दिया। मेरा ये आग्रह है कि अब यह कोविंद साहब पांडे जी जा रहे हैं इस देश के महामहिम बनने। अच्छा होता कि कोई बड़े कद का कोई संविधान विशेषज्ञ इस नाम पर आम सहमत से आता। अगर नहीं है तो भी अब हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि महामहिम की गरिमा के अनुरूप हम लोग व्यवहार करें। ठीक है। और अब अनावश्यक जो सोशल मीडिया से लेके चल रहा है, हम ये माने कि और उम्मीद करें, यह मनाएं कि वो संविधान की गरिमा की रक्षा करेंगे, वो संघ के एक कार्यकर्ता की भूमिका में नहीं रहेंगे। यह उम्मीद करें और इसके लिए इंतजार करें कि वो किस तरह की भूमिका में है। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर पांडे साहब। जैदी साहब 10 सेकंड में जल्दी से कंप्लीट कर ले। मैं तो एक बात कहूंगा कि अगर ये दलित आ रहे हैं और दलितों के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो बीजेपी के मित्र से एक बात सवाल है पूरी बीजेपी से, क्या दलितों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता हो जाएगा? अब सारे हिंदुस्तान के अंदर दलितों की जो पिछड़ा वर्ग है, ये बात आप कह चुके हैं, ये बात आप कह चुके हैं, लेकिन रामेश्वर पांडे साहब ने जो बात कही कि वो एक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं बल्कि इस संविधान के रक्षक के तौर पर उस सीट पर बैठेंगे, और हम सब यही उम्मीद भी करते हैं उनसे कि वो इन तमाम उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अच्छा तो यही होता कि अगर उनके पद की गरिमा को देखते हुए, राष्ट्रपति पद की गरिमा को देखते हुए सर्वसम्मति से कोई नाम चुन लिया जाता, लेकिन इसकी संभावना, इसकी उम्मीद बहुत अब कम नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।